अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आज हमारा लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है क्लस्टरिंग। तो क्लस्टरिंग क्या होती है? बेसिकली इसका थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। देखें, जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच होती है मशीन लर्निंग, और ये अगर स्पेसिफिकली हम इसको सिर्फ तो दो तरह की होती हैं, और सुपरवाइज और अनसुपरवाइज। सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, दो तरह की लर्निंग होती है, एक होती है सुपरवाइज लर्निंग, एक होती है अनसुपरवाइज, एक और होती है रीइंफोर्समेंट। तो ये जो क्लस्टरिंग का टॉपिक है ये अनसुपरवाइज लर्निंग की कैटेगरी में आता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। ऑल तो कि मैं बता चुका हूँ पहली क्लास में, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको रिकॉल कर रहा हूँ। तो फॉर द टाइम बिंग आप ये याद रखेंगे कि क्या होती है। ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग और सुपरवाइज लर्निंग। देखिए, मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग बेसिकली आप पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करते हुए फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस क्या होता है? आपके पास जो डेटा मौजूद होता है, दैट इज योर पास्ट एक्सपीरियंस। डेटा का मतलब क्या है कि देखिए, आप एक जगह पे बैठे हुए हैं और आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं। तो डिसीजन जब आप किसी भी चीज़ का लेते हैं, जब आप किसी भी चीज़ का डिसीजन लेते हैं तो बेसिकली आप कुछ ना कुछ चीज़ों को कंसीडर करते हैं और उसके बाद आप अपना फैसला सुनाते हैं। अगर आप किसी जगह पर हैं तो फर्ज करें कि आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि इस बंदे को कैंसर है या नहीं है। तो फर्ज कर लें कि कुछ सवाल हैं जो आप उससे पूछेंगे, और उन सवालात की रोशनी फर्ज करिए 6 तरह के सवाल हैं और ये आपका डिसीजन है। ठीक है, पहला सवाल है कुछ, डेफिनेटली ये सारे सवाल कैंसर से रिलेटेड होंगे। कोई टेस्ट होगा, कोई रिपोर्ट होगी, किसी चीज़ का कोई लेवल होगा, कोई थ्रेशोल्ड होगा, ये अलग अलग सवाल है। उन सवालात को सुनने के बाद आप बताएंगे कि इस बंदे को कैंसर है या नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं आपको लेके जा रहा हूँ सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग की तरफ। तो उन सवाल सुनने के बाद आप ये जवाब देंगे कि इस बंदे को कैंसर है या नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बड़े गौर से सुनिएगा बात, क्योंकि लंबी नहीं होगी ये बात ज़्यादा, कि समझ में आ जाएगी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब बात यह है कि जो बंदा बैठा हुआ है, जो इस बात का फैसला कर रहा है कि ये बंदे को कैंसर है या नहीं है, तो उसका कोई ना कोई एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस से मुतालिक, एक्सपीरियंस से मुराद क्या चीज़ है यहाँ पर? बेसिकली एक्सपीरियंस से मुराद वो चीज़ें हैं जो आपके पास ऑलरेडी पहले से गिवन है या आपके दिमाग में मौजूद है। मतलब मैं अगर एक बंदा हूँ जो कि ये फैसला करता है कि इस बंदे को कैंसर है या नहीं है, तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस मौजूद है जिसमें मेरे पास आज से पहले काफ़ी सारे पेशेंट आए और उनके ये तमाम ABCDEF सवालात के जवाब पता थे मुझे, और ये भी पता था कि उनको बीमारी कौन सी है। तो बेसिकली हुआ ये कि मेरे पास एक डेटाबेस मौजूद है और पेशेंट वन मेरे पास आया, A B C
स्टूडेंट 1 मेरे पास आया, मेरे पास ये चीज मौजूद है कि ये जो बंदा आया है इसकी ये कोई चीज थी, 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 और इसको कैंसर था पहले का एक बंदा। दूसरे बंदे का भी सारी चीजें मौजूद हैं, इसको ये ए में ये था, बी में ये था, कुछ ना कुछ नंबर होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगी, कोई इमेज होगी, व्हाटएवर, इसको भी कैंसर था। तीसरा एक डेटा बंदा, मेरे पास तरीके से ना बहुत सारी वैल्यूज मौजूद हैं, इसको कैंसर नहीं था, एंड सो ऑन। इस तरीके से मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज है, 1000 वैल्यूज है, 1000 तक पहुंच गया, ठीक है। और हर वैल्यू के लिए मेरे पास ये मौजूद है कि उसको कैंसर है या नहीं, ठीक है। तो ये जो चीज़ हमने बनाई है ये हमारे पास पहले से मौजूद होती है, और ये चीज़ जो पहले से मौजूद होती है इसको हम कहते हैं अपना डेटा। क्या कहते हैं सर? इसको हम अपना कहते हैं डेटा। इसको कहते हैं अपना डेटा, सही है ना? बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? सबसे पूछ रहा हूँ बेटा, इसको कहते हैं अपना डेटा। अब ये डेटा जो है, डेटा का मतलब क्या है कि मेरे पास पहले से ना कुछ ऑब्जर्वेशन मौजूद है, कुछ का मतलब है हजारों ऑब्जर्वेशन मौजूद है, ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहलाएगा। अब मैं इसको सीख के अपने आप को ट्रेन कर लूंगा। अगर मैं एक डॉक्टर हूँ तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये है, अगर मैं कोई प्रेडिक्शन करने वाला हूँ किसी चीज़ की तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस उसके हिसाब से होगा। फर्स्ट के लिए मैं हाउस प्राइस प्रेडिक्शन करता हूँ, मैं एक स्टेट एजेंट के पास सारा डेटा मौजूद होता है अपने माइंड में, दिमाग में, उस इलाके के हर घर की नॉलेज होती है, एरिया क्या है, साइज क्या चल रहा है, मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, ग्राउंड+1 कितना चल रहा है, ग्राउंड+2 कितना चल रहा है, पुराना बना हुआ है, नया बना हुआ है, ये सारे सवाल जो है ना वो ABCD हो जाएंगे उसके लिए। और फिर डिसीजन में क्या आएगा? एक नंबर, 1 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़। तो यहाँ पर तो ये जो आप दो तरह से ना काम कर सकते हैं में डिसीजन, आपका डिसीजन दो तरह का हो सकता है। एक होता है क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कैटेगराइजेशन करना, दूसरा होता है रेग्रेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? यस या नो। जैसे आपका ग्रेड जो है वो आता है ABCDEF, ये आपका क्या है? हाँ, ये आपका ग्रेड आता है। कभी कभी क्लासिफिकेशन बाइनरी भी होती है, क्योंकि आप यस या नो का जवाब दे रहे होते हैं, भाई आपको कैंसर है या नहीं है, आज बारिश होगी या नहीं होगी, मैं बताएं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। इस तरीके के सवाल जो होते हैं जिसमें आपने कोई डिसीजन लेना है फाइनल, जिस पे कैटेगरीज हुई है, वो कहलाती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बाइनरी भी हो सकती है और मल्टी भी हो सकती है। क्लासिफिकेशन कैन बी बाइनरी और मल्टी। अभी आपके सामने जो एग्जाम्पल है इसमें क्लासिफिकेशन क्या है? बाइनरी है, तो यस या नो है, कैंसर या तो यस होगा या नो। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि बताइए ये जो सामने आपकी चीज पड़ी हुई है, ये एप्पल है, सेब है, ये बनाना है, तो ये मल्टी क्लासिफिकेशन हो जाएगी। ये एप्पल है, बनाना है या मैंगो है, तो ये मल्टी क्लासिफिकेशन कहलाएगी। समझ में आ रही है बात? रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन बेसिकली जब आप कोई कंटिन्यूअस वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं, लाइक कंटिन्यूअस वैल्यू, जैसे कि मैं कहूँ घर के प्राइस में ना क्लासिफिकेशन नहीं हो सकती। आपका घर का प्राइस 1 करोड़ 10 लाख भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है। यहाँ कैटेगरीज नहीं है। कैटेगरीज का मतलब क्या है कि यही आंसर आएंगे, इसमें से कुछ और, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। आपने बारिश होगी या नहीं होगी, आपने कहा बताएं, इन तमाम चीजों को देखते हुए बताएं कि टेम्परेचर आज लो है या हाई है, तो ये कहलाएगा क्लासिफिकेशन। लो या हाई, लो, कूल, एवरेज, हाई, ये कहलाएगा क्लासिफिकेशन टेम्परेचर। लेकिन अगर आप टेम्परेचर में एग्जैक्ट वैल्यू बताएंगे 37.3 आ रही है या 29.7 आ रही है, तो फिर ये कहलाएगा अब रिग्रेशन। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके डेटा पे, आपकी प्रॉब्लम पे कि व्हाट आर यू गोइंग टू प्रेडिक्ट। क्लियर हो गई बात? तो डिसीजन इज ऑल अबाउट टू थिंग, मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट टू थिंग, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। इज इट क्लियर? अब आपकी एक आखिरी चीज जो कि फिर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग। तो देखिए सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है कि अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो
ये आखिरी वाला कॉलम जो होता है ये आपको गिवन होता है आपके डेटा सेट के साथ। डेटा सेट के साथ आपको आखिरी वाला कॉमन गिवन होता है कि भाई पुरानी जो वैल्यूज हैं पास्ट की, उनमें क्या क्या सूरत हाल थी और आंसर क्या था। अगर ये आखिरी वाला कॉलम आपको गिवन है, जिसे हम कहते हैं लेबल या डिसीजन, मतलब ये क्लास कह लें, इसको इस वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ, इस कॉलम में या तो लेबल लिख लें या क्लास लिख लें या डिसीजन लिख लें, व्हाटसएवर। अगर ये कॉलम आपको डेटा सेट के साथ गिवन है तो ये प्रॉब्लम कहलाएगी सुपरवाइज लर्निंग की प्रॉब्लम। क्या कहलाएगी? सुपरवाइज लर्निंग की प्रॉब्लम। अगर ये कॉलम आपको डेटा सेट के साथ गिवन है तो ये प्रॉब्लम कहलाएगी सुपरवाइज लर्निंग की प्रॉब्लम। क्लियर? अब इस सुपरवाइज लर्निंग की प्रॉब्लम में डिफरेंट एल्गोरिथम आ सकते हैं। इस सुपरवाइज लर्निंग की प्रॉब्लम में डिफरेंट एल्गोरिथम आ सकते हैं। वो एल्गोरिथम अलग अलग हैं। अब आप अपने एल्गोरिथम को ट्रेन करेंगे इस डेटा सेट पे और आप सीख गए। अब आप किसी से पूछेंगे भाई ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू बताओ, डी की वैल्यू बताओ, ई की वैल्यू बताओ, एफ की वैल्यू बताओ। जैसे वो आपको ये 6 वैल्यूज बताएगा, ये कहलाएंगे उसके फीचर्स। और अब आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बताएं कैंसर है या नहीं। डिसीजन हो जाएगा यस या नो। लेकिन आप प्रेडिक्ट कब करेंगे? जब आपके पास ये डेटा सेट मौजूद होगा। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम होती है वो कहलाती है क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम में। एंड सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग क्यों कहला रही है? कि आपके पास डेटा के साथ लेबल्स भी मौजूद है, लेबल्स भी मौजूद है। फर्ज कर लीजिए कि आपको डेटा के साथ ये आखिरी वाला कॉलम मौजूद नहीं है। मतलब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि फर्ज करें ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर का डेटा आपको मिल गया और डेटा कुछ इस तरह से है कि कस्टमर है, उस कस्टमर की बहुत सारी चीजें ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर से मौजूद है। लाइक वो किन पेजेस पे जाता है, किन पेजेस को ज्यादा देखता है, किन प्रोडक्ट्स को ज्यादा देख रहा होता है, और कैश ऑन डिलीवरी कर रहा है या नहीं कर रहा। बहुत सारी चीजें गिवन है, क्या चीज ऑर्डर कर रहा है, क्या चीजें उसकी देख रहा है, बहुत सारी चीजें ना उसके सवाल मौजूद है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कस्टमर मेल है या फीमेल है। क्लियर हो गई बात? हमें डेटा तो मिल गया, हमें डेटा मिल गया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कस्टमर मेल है या फीमेल है। मतलब हमें लेवल गिवन नहीं है। अब हमें डेटा देने के बाद कहा जाता है कि भाई इस पर लर्निंग करो, और लर्निंग करने के बाद हम आपको नया डेटा देंगे, उस नए डेटा में बताना है कि वो मेल है या फीमेल है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो कहलाती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें आपको लेवल गिवन नहीं होता। आपको नहीं पता होता कि भाई ये लड़का है लड़की है। लेकिन डेफिनेटली जब भी आप मशीन लर्निंग कर रहे होते हैं, एआई कर रहे होते हैं, तो आपके पास डेटा सेट के अंदर कोई ना कोई पैटर्न मौजूद होता है। पैटर्न का मतलब क्या होता है कि आप उससे कोई ना कोई पैटर्न निकाल के अपने आप को सिखा सकते हैं कि यार इसमें तो ये पैटर्न आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई पैटर्न होगा तो मैं उससे क्या करूंगा, लर्निंग करूंगा। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो कहलाती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो अब हमारे पास ये कॉलम गिवन नहीं होगा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में, मतलब लेबल गिवन नहीं है, ये लेबल गिवन नहीं होता अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, और हम प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम कहलाती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, क्लस्टरिंग करते हैं, जो आज हमारा टॉपिक। क्या करते हैं? क्लस्टरिंग करते हैं, जो आज हमारा टॉपिक है। तो मेरा टॉपिक ये है क्लस्टरिंग। ठीक है? और क्लस्टरिंग क्या है? बेसिकली द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू क्लासेस ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। कह रहे हैं कि आपके पास जो डेटा सेट मौजूद है, आप उसको सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को ग्रुप कर देते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को आप ग्रुप कर देते हैं। फर्स्ट करें मैं आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट दे दूँ, डॉक्यूमेंट, और कहूँ कि भाई ये जो पेजेस है जो आपस में ताल्लुक रखते हैं उनको एक साथ कर दे, 3 क्लासेस बना दें। मैं आपको 1000 पेजेस दे दूँ और कहूँ कि यार इन पेजेस को पढ़ने के बाद व्हाट्सएप जो आपको करना है उसको करने के बाद आप इनके 3 ग्रुप बना दें कि आपको डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद लगता है कि ये डॉक्यूमेंट किससे बिलोंग करता है, ये डॉक्यूमेंट किससे बिलोंग, तो एक जैसा जिनके अंदर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स को, उनको आप ग्रुप कर दें। फर्स्ट करें आपको जो डेटा दिया गया उसमें 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स है। एक बायोलॉजी का था, एक पॉलिटिक्स का था, और एक था एक आप कह लें इंजीनियरिंग का। बायोलॉजी, पॉलिटिक्स और इंजीनियरिंग। तो उन डॉक्यूमेंट्स में आप कुछ ना कुछ पैटर्न देखेंगे। बायोलॉजिकल जो होगा उसमें बायोलॉजिकल टर्म्स लिखी होंगी, और जो पॉलिटिकल होगा उसमें पॉलिटिकल टर्म्स लिखी होंगी, और जो इंजीनियरिंग वाला होगा उसमें इंजीनियरिंग की टर्म्स लिखी होंगी। तो उसको पढ़ने के बाद आप ग्रुप कर देंगे। जो बायोलॉजिकल होगा, आपको नहीं पता ये बायोलॉजिकल है, आपको नहीं पता ये इंजीनियरिंग वाला है, आपको नहीं पता ये
पॉलिटिकल, ठीक है। लेकिन आप क्या करेंगे, जब उसको रीड करेंगे तो आप बोलेंगे यार ये जैसा लग रहा है, ये जैसा लग रहा है, ये आपको टैग नहीं पता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको टैग नहीं पता, आपको टैग नहीं पता कि इसको टैग क्या लिखा हुआ है। लेकिन आप क्या करेंगे, डेटा में से कोई ना कोई चीज सिमिलर निकाल के उनका ग्रुप करने की कोशिश करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? आपको जब डेटा दिया गया, आपको जब डेटा दिया गया तो आपको ये नहीं बताया कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, लेकिन आपसे कहा ग्रुप बना दे। तो आप ग्रुप कैसे बनाएंगे? आप बोलेंगे सर सिमिलर वर्ड जिसके अंदर लिखे होंगे उनको एक ग्रुप में डालते रहेंगे। और आपने चूंकि 3 ग्रुप बनाने को बोला है तो मैं 3 ग्रुप बना देता हूँ। तो बेसिकली ये कहलाती है क्लस्टरिंग, कि आप सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को ग्रुप करने की कोशिश करते हैं। आप सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को ग्रुप करने की कोशिश करते हैं। अगर फर्स्ट आप डॉक्यूमेंट वाली एग्जाम्पल पे क्लस्टरिंग लगा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट विद इन अ क्लस्टर शुड बी सिमिलर। एक क्लस्टर के अंदर जो डॉक्यूमेंट होंगे वो सिमिलर होंगे। फर्स्ट आपने 3 क्लस्टर बनाए जी फाद, बेटा मैं बता रहा हूँ ना, अभी कंप्लीट होने दी मेरी बात, तो आपको मेरी बात से, जब मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट करें आपने 3 डॉक्यूमेंट बनाए, आपको किसी ने कहा था 3 बनाने, तो एक क्लस्टर जो है वो एक, मतलब आपको 3 क्लस्टर बनाने, ग्रुप का मतलब है यहाँ पर क्लस्टर। तो आपने 3 क्लस्टर बनाए, तो पहले क्लस्टर के अंदर जो डॉक्यूमेंट होंगे वो सिमिलर होंगे। सिमिलर, सिमिलर का मतलब, अब देखें डॉक्यूमेंट के अंदर सिमिलैरिटी कैसे निकलेगी। मैं आपसे कहूँ ये दोनों पेजेस सेम है, तो आप कैसे बताएंगे कि सर आप किस लॉजिक से कह रहे हैं जी फाद? अगर मैं कहूँ ये दोनों पेजेस में सेम चीज लिखी है तो आप क्या बोलेंगे कि सर आपने कैसे बताया होगा ये चीज कि सर ये दोनों डॉक्यूमेंट सिमिलर है? सिमिलर का मतलब होता है एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे नहीं। लेटर सेम नहीं होंगे आप, हाँ बिल्कुल लेटर सेम होंगे, वर्ड्स वर्ड्स कॉमन होंगे थोड़े बहुत, ये तमाम चीजें होंगी, बिल्कुल यही चीज होनी चाहिए। हाँ, तो इसी तरीके से सिमिलैरिटी पैटर्न कोई ना कोई होना चाहिए। मैं आपसे कहूँ ये दोनों इमेजेस एक जैसी लग रही है, इमेजेस इमेजेस, तो बताएं क्या मतलब है इसका। अगर मैं मशीन लर्निंग का स्टूडेंट हो गया, एआई का स्टूडेंट हो गया, कहूँ ये दोनों इमेजेस एक जैसी लग रही है, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, इसके अंदर डिफरेंस बहुत कम है। जब मैं इमेज, पहली इमेज में से दूसरी इमेज को माइनस करूंगा तो डिफरेंस बहुत कम आएगा, जो एरर आएगा वो बहुत कम आएगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ दोनों इमेजेस सेम है। तो कोई ना सिमिलैरिटी पैटर्न वी नीड टू डिसाइड, कोई ना कोई सिमिलैरिटी पैटर्न वी नीड टू डिसाइड कि इस प्रॉब्लम में क्या होगा। अगर डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम है तो आप वर्ड्स में से वर्ड्स को माइनस कर दें, अगर इमेज की प्रॉब्लम है तो इमेज में से इमेज को माइनस कर दें, कोई डेटा सेट है तो उसमें डेटा सेट में से माइनस कर दें। तो डिस्टेंस फार्मूला आपके पास मौजूद है, जो डिफरेंस फार्मूला होता है बताता हूँ आपको, ठीक है। ये देखें, फर्स्ट कहें इस प्रॉब्लम में तो हमने कलर कर दिए 3 कलर, तो कह रहे हैं कि इंटर क्लस्टर डिस्टेंस आर मैक्सिमाइज, मतलब 2 क्लस्टर्स के दरमियान में डिस्टेंस जो है मैक्सिमाइज होता है। फर्स्ट करें इसकी ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, तो इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ग्रीन वालों को आपस में, मतलब आपस में एक क्लस्टर के अंदर वैल्यूज का डिस्टेंस कम होगा एज कम्पेयर टू एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर की वैल्यूज का। ये बनता कैसे, सारी बात कर लेंगे। A group of data objects such that the objects within a group are similar, similar का मतलब है यहाँ पर डिस्टेंस कम है, और related to one another and different from or unrelated to the object in the group, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आता है वो क्या आना चाहिए आपके दिमाग में, कि अगर मैं डेटा दे दूं आपको तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल क्या आना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, और सबसे पूछ रहा हूँ, कोई भी सवाल आपके ध्यान में आ रहा, सर ये किस ग्रुप का है, लेबल्स तो नहीं पता हमें इसमें ना, लेबल्स तो नहीं पता, किस ग्रुप का है, और कोई सवाल है जो आपके दिमाग में आना चाहिए? अगर मैं आपको एक डेटा सेट दे दूं, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल क्या आना चाहिए? बेटा सब लोगों से पूछ रहा हूँ, नहीं इतना, मैं सिर्फ बहुत ही बेसिक से सवाल पूछ रहा हूँ। आपने भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी शुरू ही नहीं किया, टीचर इंजीनियरिंग बात ही बात हो गई। हम ये बिलीव करते हैं कि हमें सब कुछ सही होके मिला हुआ है,
सब कुछ डेटा बिल्कुल अपनी प्रॉपर हालत में है, हमें कोई डेटा पे एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। और एक कोई इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जो सबसे आसान सवाल है, जिसके बगैर हम इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। नहीं, मेरे ख्याल से ना आप लोग गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं। बड़ा आसान सा एक सवाल होना चाहिए, जो जो भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, ये मौजूद है, डेटा मौजूद है, डेटा मौजूद है। बाकी सब लोग जो क्लास में मौजूद हैं सबसे पूछ रहा हूँ, आकिब, वसीम, आयशा, यूसुफ, सबसे पूछ रहा हूँ। सबसे सबसे बेसिक सवाल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपको बताइए? नहीं, ये मेरे ख्याल से बेसिक सवाल, देखिए आपको एक डेटा सेट मिल गया और आपसे कहा इसमें क्लस्टर्स बनाइए, तो सबसे बेसिक सवाल ये होना चाहिए कि सर नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने बनेंगे। हमें तो पता ही नहीं है कि इसके अंदर कितने ग्रुप हैं, ऐसा ही है ना? शुरू में हमारी बात हुई, हमें तो पता ही नहीं है लेवल। तो सबसे बेसिक सवाल ये होना चाहिए, सबसे बेसिक सवाल, कि सर हमें ये कौन बताएगा कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने बनने चाहिए। सर दो बनाओ, अब मैं इसके अंदर फर्स्ट करें 4 क्लस्टर बना दूं, वी कैन क्लियरली सी इन द गिवन डेटा इसमें 3 क्लस्टर हैं, एक क्लस्टर ये रहा, एक क्लस्टर ये रहा, एक क्लस्टर ये रहा। लेकिन ये तो हमने विजुअलाइजेशन की है। अगर हमारे पास ये डेटा नंबर्स की फॉर्म में हो तो हम कैसे बताएंगे कि इसके अंदर 3 क्लस्टर बन रहे हैं? अगर फर्स्ट करें मैं इसमें 4 क्लस्टर बना दूं तो गड़बड़ हो जाएगी, या अगर मैं इसमें 2 क्लस्टर बना दूं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये मुझे कौन बताएगा कि इसमें नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने बन रहे हैं? क्लियर हो गई बात? क्लस्टरिंग की एग्जाम्पल है बहुत सारी, ये देखें। ये देखें, जाओ में कि आपकी कैटेगरीज बनी हुई है, एग्रीकल्चर, फिर उसके अंदर अलग बनी हुई है, बायोलॉजिकल अलग बनी हुई है, फिजिक्स की अलग बनी हुई है, सीएस, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज बन जाती है। क्लस्टरिंग है, सेम डॉक्यूमेंट्स अलग हो जाते हैं, पेजेस अलग बन जाते हैं। ठीक है, ये देखें, एक और एग्जाम्पल है इसकी, आप जाके खोलें news.google.com, news.google.com। तो news.google.com में बेसिकली क्या होता है, एक ही न्यूज़ के क्लस्टर्स बनेगा आते हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर के या न्यूज़ वेबसाइट्स के। फर्स्ट करें, ये जो न्यूज़ है ऑयल प्राइस की, ये कौन सी है, ये वाली। तो ये जो बुक, ये जो लिंक है, ये वाला लिंक, ये वाला लिंक, ये डिफरेंट न्यूज़पेपर के हैं, लेकिन तमाम न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ सेम है। फर्स्ट करें, कल की न्यूज़ है कि स्ट्राइक हो गई, तो ये तमाम न्यूज़पेपर में आएगी, लेकिन हर कोई अपने अंदाज में बता रहा होगा, वर्डिंग यूज करके बता रहा होगा, कोई पॉजिटिव वर्डिंग में बता रहा होगा, कोई नेगेटिव वर्डिंग में, कोई न्यूट्रल होगा, लेकिन सबका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा कि हड़ताल हुई थी कल। तो ये फर्स्ट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली क्लस्टर करके आपको आंसर देता है। समझ में आ गई बात? अब गूगल पे सर्च करते हैं, क्या होता है, क्लस्टर बन के आते हैं। आप किसी चीज को सर्च करते हैं तो ग्रुपिंग करके देता है वो आपको कि ये बेस्ट आंसर है। एक और एप्लीकेशन है क्लस्टरिंग की, आउटलायर डिटेक्शन। आप जो ऊपर किसी ने कहा था फीचर इंजीनियरिंग, फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है बेसिकली, कि आप अपने डेटा सेट को बेहतर करते हैं, कोई एक्स्ट्रा फीचर हो, कोई एक्स्ट्रा चीज हो, तो उन चीजों को निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज कहलाती है आउटलायर। आउटलायर क्या होता है आपके डेटा सेट के अंदर, कि जो कि आपके डेटा का पूरा बैलेंस खराब कर रहा हो। मतलब फर्ज कर लीजिए कि मैं आपकी क्लास में कहूँ कि एवरेज जीपीए बतानी है स्टूडेंट्स की। अब जिससे पूछ रहा हूँ उसकी जीपीए 4 है, 3.9 है, 4, 3.9। एक स्टूडेंट से जीपीए पूछो, उसने बोल दी 2। अब ये हो गया आउटलायर। तो ये ओवरऑल डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, एक आध केस आया, ज़्यादातर बच्चों की 4, 3.9 ही आ रही है, तो ये आउटलायर कहलाता है। इस तरीके से एक और है कि मैं स्टूडेंट की एवरेज हाइट कैलकुलेट, पूरी दुनिया के लोगों की एवरेज हाइट कैलकुलेट, स्टूडेंट की एवरेज हाइट कैलकुलेट कर रहा हूँ मॉन्टेसरी क्लास में। मॉन्टेसरी क्लास में बच्चे होते हैं छोटे छोटे से ना, ठीक है, 2-2 फीट के, 3-3 फीट के छोटे छोटे से बच्चे, या एवरेज एज ले लें, एवरेज एज
उसमें मैं टीचर की एज भी शामिल कर दूँ, तो जो वो है क्या कहलाता है, एवरेज है, खराब हो जाएगा या आउटलायर कहलाएगा। आउटलायर बेसिकली क्या है कि जो कि आपके डेटा के बैलेंस को खराब कर रहा होता है। समटाइम्स आउटलायर बुरी चीज नहीं होती, लेकिन वो डेटा का बैलेंस खराब कर रहा होता है। अब फर्स्ट करें इसके अंदर हमने ना ग्रुप बनाया, अब ये एक ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, और ये अलग अलग एक ग्रुप बन गया। तो बेसिकली ऐसे ग्रुप कि जिसमें कम लोग हों उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं अपने डेटा में। अब ये एप्लीकेशन है क्लस्टरिंग की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो एक न्यू क्लास से बिलोंग करता है। और फर्स्ट करें आप इस प्रॉब्लम को कहीं यूज करना चाह रहे हैं, 2000 आपके पास एक क्लास में आ गए, ये 2000 एक क्लास में आ गए, 2500 एक क्लास में आ गए, 3000 एक क्लास में आ गए, और चौथी क्लास जो आपने डिजाइन की है उसमें सिर्फ 3 लोग हैं। तो आप बोलेंगे सर इन 3 को निकाल देता हूँ क्योंकि ये हमारे डेटा में अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर रहे चीज़ों। क्लियर होगी बात। इमेज सेगमेंटेशन में इमेज के सेगमेंट्स बना लें कलर के हिसाब से, यहाँ पर भी क्लस्टरिंग यूज हो सकती है। देखें, इसमें हमने 2 क्लस्टर बनाए, ओरिजिनल इमेज है, इसमें हमने 2 क्लस्टर बनाए। 2 क्लस्टर का मतलब है 2 कलर होंगे, तो जो जिसके करीब उधर चले गए। देखें, इसमें भी 2 कलर बनाए, ये देखें, ये 2 है, ये 3 है, ये 10 क्लस्टर बने। देख रहे हैं आप, जैसे जैसे नंबर ऑफ क्लस्टर बेहतर हो रहे हैं, इमेज बिल्कुल ओरिजिनल के करीब जा रही है। तो अब इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि भाई कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा किस ग्रुप में जाएगा। तो मैं ये एक्स्ट्रा चीज़ें हटा रहा हूँ और हम अपने डायरेक्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम है के मीन, जो कि क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम है। क्या नाम है? के मीन। के मीन, ठीक है। क्या है ये देखते हैं। अब हम प्रॉब्लम को स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट देखिए, हमें एक डेटा सेट दिया जाता है और हमसे कहा जाता है इसमें क्लस्टर्स बनाए। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्लस्टरिंग कैसे होगी? 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितने क्लस्टर्स बनने चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि हम इन क्लस्टर्स को बनाएंगे कैसे। दोनों सवाल याद रखिएगा कि पहला सवाल हमारा ये है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि क्लस्टर्स कितने बनेंगे। दूसरा सवाल हमारा ये है कि ये क्लस्टर्स बनेंगे कैसे और कितने बनेंगे, ठीक है। तो पहले वाले सवाल का जवाब आपको आखिर में मिलेगा कि आपके नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने बनने चाहिए, लेकिन दूसरे वाले सवाल का जवाब हम आपको पहले दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में क्या लॉजिक है कि भाई सर इसमें मुझे क्लस्टर्स बनाने तो कैसे बनाऊं? फर्स्ट करें, मुझे कहा गया कि इसमें क्लस्टर्स बनाए, तो कैसे बना सकता हूँ? एक सेम एक कॉमन लॉजिक आ सकती है कि सर डेटा को आप इक्वल डिवाइड कर दें। अगर आपने 4 क्लस्टर्स बनाने हैं तो आप डेटा को ना सेंटर से डिवाइड कर दें, ऐसे कर लें। ये लॉजिक आ सकती है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि ये लॉजिक सही नहीं होगी क्योंकि डेटा का बिहेवियर इस तरह से नहीं होता। हम डेटा को इस तरह से डिवाइड करते हैं। क्लियर हो रही है बात? ये लॉजिक हो सकती थी कि कोई बताए कि सर इस तरह से आप डिज़ाइन कर लें, लेकिन इसका जवाब क्या है कि डेटा हमारा इस तरह का बिहेवियर हो सकता है, शो ना करें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात? सबसे पूछ रहा हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आसान एल्गोरिथम जो है वो हमारा कहलाता है के मीन। अब पहले आप लोग के मीन समझेंगे ग्राफिकल, उसके बाद आप इसका न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो जो जो मैं बताऊंगा बीच में कोई प्रॉब्लम हो तो फौरन पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा आसान एल्गोरिथम है। तो देखें, ये इसका एल्गोरिथम है और ये इसका फ्लो चार्ट है। सबसे पहले आप सपोज कर लीजिए कि आपको के की वैल्यू गिवन है कि भाई आपने 3 क्लस्टर्स बनाने या 4 बनाने, तो के का मतलब यहाँ पर होता है कितने क्लस्टर्स बनाने। इज इट क्लियर? के का मतलब ये होता है कि आपने कितने क्लस्टर्स बनाने। अब सपोज कर लीजिए कि आप के की वैल्यू 5 के लिए काम कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि सिलेक्ट एन इनिशियल पार्टीशन विद के क्लस्टर्स। सिलेक्ट एन इनिशियल पार्टीशन विद के क्लस्टर। सिर्फ ये पॉइंट समझा रहा हूं तो गौर से देखिएगा। ये आपके पास डेटा सेट है, फर्ज कर लें कि भाई ये 2000 वैल्यूज है, ये सारी वैल्यूज कितनी 2000 और ज्यादा है, लेकिन सपोज कर लीजिए 2000 है और हमसे कहा गया कि के की वैल्यू 5 के लिए काम करें।
आप रैंडमली इस डेटा सेट के अंदर रैंडमली 5 पॉइंट कंसीडर कर लें। रैंडमली कह रहा हूँ, रैंडमली मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। रैंडमली का मतलब होता है रैंडमली, मैंने एक यहाँ नहीं लिया, एक यहाँ नहीं लिया, एक यहाँ नहीं लिया, एक यहाँ नहीं लिया और एक यहाँ नहीं लिया। मैंने क्या किया, रैंडम किया। हो सकता है पांचों यहाँ आ जाते, हो सकता है पांचों यहाँ आ जाते, ठीक है, ये वाले नहीं होते। तो रैंडमली आपने 5 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। क्यों 5 करने हैं? क्योंकि के की वैल्यू 5 है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कहीं पर भी 5 वैल्यूज हो सकती है। रैंडम का मतलब होता है टोटल रैंडम। आप देख के नहीं करेंगे कि सर एक इसमें ले लें, एक उसमें ले लें, एक इधर ले लें, उधर ले लें। आपने कहा कि रैंडम मैंने 5 वैल्यूज सिलेक्ट कर ली। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये देखिए उन्होंने 5 वैल्यूज दी हैं। ये 5 वैल्यूज कहीं भी हो सकती हैं। ये समझ में आ गई बात सबके? किसी का कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक? अब मेरा एक सवाल है आपसे। फर्स्ट करिए आप लोग क्लास में बैठे हैं और मैं कहूँ कि भाई आप लोग ना 4 का ग्रुप बना रहे हैं, तो आपका सवाल क्या होगा? आपकी क्यूरी क्या होगी मुझसे? मैं कहूँ कि भाई 4 स्टूडेंट का ग्रुप बना लें, 4 बंदों का बना लें। आपका सवाल क्या होना चाहिए? किस काम के लिए छोड़ें, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सवाल आना चाहिए। ऑल दो कि आप लोग ये प्रैक्टिस नहीं करते, आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर अपनी मर्जी से ग्रुप बना लें। ऐसा ही है ना? मैं आपको बोलूँ नहीं, अपनी मर्जी से ना बनाए ग्रुप, अपनी मर्जी से ग्रुप ना बनाए। जो आपके करीब में 4 लोग हैं उनके हिसाब से ग्रुप बनाए। जो आपके करीब में 4 लोग हैं उनके हिसाब से ग्रुप बनाए। या फर्स्ट कर लीजिए, मैं दोबारा से कहता हूँ भाई क्लास में 2 ग्रुप बना लीजिए, सिर्फ 2 ग्रुप बनेंगे पूरी क्लास में। आपका फिर ये सवाल होना चाहिए सर किस लॉजिक से? तो जो करीब करीब बैठे हुए हैं उनका एक ग्रुप हो जाए, इनका एक ग्रुप हो जाए। हाँ, लेकिन मैं आपको कौन सी अरेंजमेंट बता रहा हूँ? डिस्टेंस वाली बता रहा हूँ। तो मैंने कहा कि जो करीब करीब बैठे हुए उनका एक ग्रुप बन जाए, दूसरे वालों का एक ग्रुप बन जाए। क्लियर हो गई बात? तो अब यहाँ मेरा एक सवाल है आप लोगों से। फर्ज करें ये एक डेटा पॉइंट है, ये एक डेटा पॉइंट है। देखें ये छोटा हुआ डेटा पॉइंट दिख रहा होगा आपको। मैं चाहता हूँ कि 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, इनमें से किसी एक के ग्रुप में ये चला जाए। मैं चाहता हूँ कि ये जो एक डेटा पॉइंट है ये 5 में से किसी एक के ग्रुप में चला जाए। तो क्या लॉजिक होनी चाहिए कि ये उसके ग्रुप में चला जाए? मैं चाहता हूँ, हाँ बिल्कुल सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस, सबने यही जवाब दिया कि सर जिससे करीब हो। अब अगर हम अपनी आंखों से देखें विदाउट कैलकुलेशन तो हमें ये लग रहा है इसके करीब। ऐसा ही है? ये डिस्टेंस निकाल लें हम। अगर हम ये डिस्टेंस निकाल लें तो वी कैन क्लियरली सी कि ये डिस्टेंस जो है बाकी चारों के डिस्टेंस से क्या है, कम है। ऐसा ही है? और बाकी 3 का भी डिस्टेंस ऐसा ही है ना, जिसके करीब होगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों को पता है या नहीं पता? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल रूट। पता है नहीं फॉर्मूला सबको? नहीं पता तो अभी दिख जाएगा। तो क्या मैं ये जो मेरा पॉइंट है इसको ये वाला ग्रुप, अब फर्स्ट करिए इस ग्रुप को मैं नाम दे दूं। इसको मैंने कह दिया M1, इसको मैं कह दूं M2, इसको M3, M4, M5। तो ये पॉइंट डेटा सेट के अंदर किसी नंबर पे लिखा हुआ होगा। ऐसा ही है ना? ये पॉइंट डेटा सेट में किसी नंबर पे लिखा हुआ। लेट्स से ये पॉइंट नंबर 1 है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू है। तो मैंने कहा पॉइंट नंबर 1 M1 ग्रुप में चला गया। इज इट क्लियर? ये पॉइंट नंबर 1 जो है M1 ग्रुप में चला गया।
पॉइंट नंबर 2 भी है, तो पॉइंट नंबर 2 भी इसी लॉजिक से पांचों में से किसी ग्रुप में चले जाएगा। पॉइंट नंबर 3 भी, पॉइंट नंबर 4 भी, एंड पॉइंट नंबर 2000 भी। इसका मतलब है 2000 के 2000 लोग किसी ना किसी ग्रुप में चले जाएंगे। क्या जब 2000 के 2000 लोग डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से किसी ना किसी ग्रुप में चले जाएंगे, तो क्या मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि हर ग्रुप में नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स सेम होंगे या अलग अलग होंगे? सब में 400 लोग होंगे या कम ज्यादा होंगे? अलग अलग होंगे। तो यहां तक सबकी समझ में मेरी बात आ गई कि हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रैंडम पार्टीशन खुद सिलेक्ट किए और फिर हर मेंबर को कोई ना कोई ग्रुप असाइन कर दिया यूजिंग डिस्टेंस लॉजिक। ये देखिए, तो ये जो लाइनें खींची है ना हमने, रीजन बनाए। ये रीजन का मतलब बेसिकली ये बनाने नहीं है, यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब इस ग्रुप में है एज कंपेयर टू किसी और का ग्रुप। ये सारे लोग वो डिस्टेंस, सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस इन पांचों में सबसे करीब इसके, ये सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस इन पांचों में सबसे करीब इसके, इन ये सारे पॉइंट्स, तो ये 5 ग्रुप बन गए। इसके लिए ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे पॉइंट्स एक ग्रुप में आ गए, ये सारे एक में आ गए, सारे एक में आ गए, सारे एक में आ गए। यहाँ तक समझ में आ गया सबके? तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने मीन के मीन में एम जो है वो रैंडमली सिलेक्ट किए, उसके बाद उन एम की मदद से ग्रुप बना लिए। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई सवाल यहाँ तक? मीटिंग कितनी देर की रहती है? ये ब्लैक लाइन ये शो कर रही है बेटा कि ये रीजन बन गया। ब्लैक लाइन का मतलब ये है कि ये तमाम लोग एक ही ग्रुप में हैं। जब हम ये पूरा काम करेंगे जो भी आप हमें बता रहे थे इधर डिस्टेंस, तो ये यहाँ जितने भी लोग हैं, सारे लोग, ये सारे लोगों का डिस्टेंस एज कंपेयर टू 4 इसके करीब है। इन तमाम लोगों का डिस्टेंस, ये रीजन हमने ऐसे ही बनाए, ये बनाने नहीं है, ये रीजन सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाए कि ये तमाम लोग इस ग्रुप में आएंगे, ये तमाम लोग इस ग्रुप में आएंगे, ये तमाम लोग इस ग्रुप में, ये तमाम लोग इस ग्रुप में, ये तमाम लोग इस ग्रुप में। इज इट क्लियर? ये अभी भी कंफ्यूजन है? ये मीटिंग एंड हो रही है तो हम लोग ज्वाइन करेंगे फौरन फौरन। बताएं कोई कंफ्यूजन हो रही है इसमें? ताकि टाइम हो गया क्या मीटिंग का? हाँ, तो बस हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं फौरन ताकि हम इसको खत्म करें। फौरन ज्वाइन कर।